गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने हिंदी का एक विषय है उपवाक्य, उसको पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का विषय है ये उपवाक्य। वाक्य के अंदर में ही वाक्य का ही पाठ है। तो इसके आगे के वीडियो में हम लोगों ने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय जो होते हैं, और उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी थी। ठीक है। तो आज हम लोग वाक्य का एक और भाग जो है वो है उपवाक्य, इसे भी जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे उस पर थोड़ी सी बातें कर ले हम लोग पहले। तो इसमें आप उपवाक्य की परिभाषा जानेंगे, उपवाक्य के भेद के बारे में जानेंगे, और उपवाक्य के भेदों के भी भेद होते हैं उसके विषय में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग उपवाक्य के जो भेद है उसके अनुसार वाक्य को चुनने के लिए जानेंगे। ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में तो इससे 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, पर 1 और 2 नंबर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि वाक्य के विषय में सबको ही जानता है, उपवाक्य के बारे में बहुत कम लोगों के पास नॉलेज होता है, मतलब बच्चों के लिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम लोग उपवाक्य की परिभाषा की ओर चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आपको नोट्स बनाना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। उपवाक्य की परिभाषा क्या होती है, देखिए उपवाक्य की परिभाषा। तो ऐसा पद समूह, पद समूह आप लोग को मैंने बताया ही था ऑनलाइन क्लास में, पद और शब्द में क्या अंतर होता है। तो अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी। तो पद समूह मीन शब्दों का समूह। ठीक है। और पद कब होता है, जब किसी शब्द को वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। वाक्य बनता है, जिस शब्दों से वाक्य बनता है, मतलब जो शब्द समूह में होते हैं उसी को पद कहेंगे। इंडिविजुअल शब्द को हम लोग पद नहीं कह सकते हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ऐसा पद समूह, क्योंकि वाक्य बनता है तो पद समूह से ही बनता है, शब्दों के समूह से ही बनता है ना। तो ऐसा पद समूह जिसका कोई अर्थ, यहाँ पर अर्थ हो गया है, माफ कीजिएगा, अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो। ठीक है। क्या हो, ऐसा पद समूह जिसका कोई अर्थ हो, पहला। दूसरा है जो वाक्य का एक भाग हो, मतलब पूरा वाक्य ना हो, वाक्य का एक पार्ट हो, भाग हो। ठीक है। और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उसमें क्या क्या हो, उद्देश्य और विधेय हो, उसे उपवाक्य कहते हैं। तो उपवाक्य के लिए क्या क्या होना जरूरी है, पहला पद समूह का होना जरूरी है, उसका एक मीनिंगफुल कोई अर्थ हो, ये जरूरी है। तीसरा जो है वो वाक्य का एक भाग होना चाहिए, स्वतंत्र वाक्य को उपवाक्य नहीं कहेंगे, वाक्य का भाग होगा वही उपवाक्य कहलाएगा। और उसमें उद्देश्य मतलब एक कर्ता और विधेय मीन्स क्रिया, ये होने चाहिए। ठीक है। कर्ता और क्रिया मुख्य रूप से होने चाहिए, तब वो कहलाता है हमारा उपवाक्य। ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि उपवाक्य और वाक्य में क्या अंतर होता है। हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है कि उपवाक्य और वाक्य और उपवाक्य में अंतर, ये समझेंगे। ठीक है। कि क्यों, अब आप लोग यहाँ पर देखते होंगे कि कुछ कुछ जो है वाक्य से मिलता जुलता है, क्योंकि वाक्य में भी पद समूह का होना जरूरी है, एक निश्चित अर्थ का होना जरूरी है। ठीक है। उद्देश्य और विधेय का होना जरूरी है। ठीक है। इसमें एक नया चीज क्या है उपवाक्य में, वाक्य का भाग, ये होना जरूरी है उपवाक्य में। यही बस ये चीज जो है ना, ये अंतर है वाक्य और उपवाक्य में। ठीक है। चलिए यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने एग्जाम्पल के साथ लिखा है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला क्या है, वाक्य और उपवाक्य में अंतर ये होता है कि वाक्य जो होता है ना वो स्वतंत्र होता है, वाक्य जो होता है वो स्वतंत्र होता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। किसी पर आश्रित नहीं होता। जैसे राम
खाता है, यहाँ पर खता हो गया है, राम खाता है। ठीक है, तो राम खाता है ये क्या है, स्वतंत्र वाक्य है, मतलब इसमें राम खाता है ये सेंटेंस जो है किसी पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, पर उपवाक्य में देखिए क्या है, उपवाक्य के साथ एक दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य जुड़ा रहता है। बोल रहा है उपवाक्य के साथ क्या होता है कि एक दूसरा उपवाक्य जुड़ा रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो, जहाँ पर आपको दो वाक्य मिलेंगे और दोनों एक साथ लिखे होंगे और वह किसी न किसी मतलब किसी न किसी समुच्चय बोधक चिन्ह से व मिश्र वाक्य के किसी वर्ड से, शब्द से जुड़े होंगे, तो उसको जो है ना हम उपवाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, राम आगरा गया, राम आगरा गया एक वाक्य है, राम आगरा गया है एक वाक्य है, उसकी माँ बीमार है ये दूसरा वाक्य है। तो दो वाक्य हुए ना, राम आगरा गया, उसकी माँ बीमार है। अब देखिएगा ये दो उपवाक्य को कौन जोड़ रहा है, ये दो उपवाक्य को एक समुच्चय बोधक शब्द इसलिए ये जोड़ रहा है, और ये जोड़ इसके लग जाने से ये दोनों वाक्य जो है एक साथ लिखे जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ एक से अधिक वाक्य हो, ऐसे कंडीशन में वो उपवाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या आपने देखा कि इसमें एक वाक्य है ना, इसमें क्या देखा, दो वाक्य है पर दोनों एक साथ लिखा हुआ है। कैसे, तो किसी एक शब्द से जुड़कर, जैसे यहाँ पर इसलिए वर्ड से जुड़कर ये शब्द ये वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे को उपवाक्य हम लोग कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलते हैं। एक और है कि उपवाक्य जो होता है ना वो अधूरा होता है। उपवाक्य यहाँ पर तो स्वतंत्र होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ऐसे वाले को भी उपवाक्य कहेंगे और यहाँ जो मैंने लिखा है ऐसे वालों को भी उपवाक्य कहेंगे। क्यों कहेंगे वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा, ठीक है, वह आज नहीं आएगा, मैंने कहा वह आज नहीं आएगा, तो मैंने कहा ये एक अधूरा वाक्य है, वह आज नहीं आएगा ये एक पूर्ण वाक्य है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी ये जो है ये उपवाक्य कहलाएंगे। ओके, यहाँ भी आप लोग देखेंगे कि ये दोनों को, एक अधूरा और एक पूर्ण, एक अधूरा और एक पूर्ण वाक्य को कौन जोड़ रहा है, ये कीवर्ड जोड़ रहा है ना। तो ऐसा भी हो सकता है उपवाक्य में कि दोनों वाक्य जो है वो क्या हो, पूर्ण हो, स्वतंत्र हो। ठीक है, पूर्ण हो बट स्वतंत्र ना हो, पूर्ण हो। ठीक है, और ये वाला जो है इसमें क्या है, एक अपूर्ण है और एक पूर्ण है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्य को हम लोग उपवाक्य के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें, वाक्य और उपवाक्य। जिसे भी नहीं समझ में आ रहा है वो ऑनलाइन क्लास में आप जो है मुझसे पूछ सकते हो, अपने कन्फ्यूजन को मुझसे दूर कर सकते हो पूछकर। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा चलते हैं। क्या है दूसरा, है हमारा उपवाक्य के भेद। ठीक है, क्या है, उपवाक्य के भेद। तो उपवाक्य के कितने भेद हैं, दो। कितने भेद है, दो भेद है। कौन कौन से, प्रधान उपवाक्य और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। पहला है प्रधान उपवाक्य, दूसरा है क्या, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रधान उपवाक्य की परिभाषा और आश्रित उपवाक्य की परिभाषा। सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि प्रधान उपवाक्य क्या होते हैं और आश्रित उपवाक्य हमारे क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं, क्या है डेफिनेशन, चलो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। जिस वाक्य में क्रिया प्रधान होती है वह वाक्य प्रधान उपवाक्य कहलाता है। जैसा आप लोगों ने जाना था कि उपवाक्य में कितने वाक्य होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि उन दोनों वाक्यों में आपको ढूंढना होगा कि किस वाक्य का क्रिया प्रधान है, किस वाक्य का क्रिया जो है प्रधान है। वैसे वाक्य को हम लोग उपवाक्य के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आश्रित उपवाक्य क्या होता है। मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ क्योंकि अभी ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये हम लोग एग्जाम्पल के साथ मैच कर करके अभी पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आश्रित उपवाक्य क्या होता है, देखिए, तो जो वाक्य
प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है। जो वाक्य प्रधान उपवाक्य पे डिपेंड होता है, निर्भर होता है, उसे आश्रित, नाम ही है आश्रित, ठीक है, इसलिए उसका नाम ही दे दिया गया है आश्रित, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। डिपेंड होता है किस पर? प्रधान उपवाक्य पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम लोग अब समझेंगे। अब हम लोगों ने परिभाषा पढ़ लिया है, जान लिया है प्रधान उपवाक्य क्या है। तो जिस वाक्य की क्रिया प्रधान होती है वो प्रधान उपवाक्य। और आश्रित उपवाक्य क्या है? तो जो वाक्य प्रधान उपवाक्य में, मतलब जिसकी क्रिया प्रधान होती है, उस वाक्य में डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है, उसको हम लोग कहते हैं आश्रित उपवाक्य। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान से एकदम आराम से पढ़े और आराम से मेरी बात को सुने स्थिर से, तब आपको समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। बहुत बारीकी बारीकी अंतर है इसमें। यदि आप चीज़ों को नहीं समझेंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए, महेश ने बोला कि मैं कल केरल जा रहा हूँ। महेश ने बोला कि मैं कल केरल जा रहा हूँ, ठीक है। एक यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल सा एक सेंटेंस लिया। यहाँ पर देखिए दो वाक्य है, पहले वाक्य हम चुन लेते हैं। महेश ने बोला, ठीक, मैं कल केरल जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक पूर्ण और एक अपूर्ण है, एक पूर्ण और एक अपूर्ण है, ठीक है। पर उसे अभी यहाँ पर फॉलो नहीं करना है, हमको फॉलो करना है यहाँ पर प्रधान और आश्रित पर। हमको देखना है कि कौन सी इस दोनों, ये दोनों सेंटेंस का में किस वाक्य की क्रिया जो है वो प्रधान है। तो महेश ने बोला मैं कल केरल जा रहा हूँ। अब आप लोग ध्यान से देखिए, मैं कल केरल जा रहा हूँ, प्रश्न उठ रहा है कि कौन जा रहा है, किसने बोला, क्या हुआ, नहीं हुआ। तो इसका पूरा उत्तर कौन दे रहा है? ये महेश ने बोला। मीन्स ये वाला जो है, फर्स्ट वाला जो हम लोग का है, वह हो जाएगा हमारा प्रधान उपवाक्य। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, इस वाक्य में महेश का बोलना मुख्य क्रिया है। महेश ने बोला तभी तो पता चला कि वो मैं कल केरल जा रहा हूँ, वो कल केरल जा रहा है। यदि ये नहीं बोलता तो क्या पता चलता कि वो केरल जा रहा है कल? नहीं चलता। मीन्स महेश का बोलना क्या है? मुख्य क्रिया है, ठीक है। अब इसलिए प्रधान है। अब देखो, और मैं कल केरल जा रहा हूँ, यह आश्रित है, ये इसके बोलने पर आश्रित है। मैं कल केरल जा रहा हूँ, ये किस पर आश्रित है? महेश के बोलने पर। इसलिए ये सेंटेंस जो हो गया, मैं कल केरल जा रहा हूँ, यह हो जाएगा आपका आश्रित उपवाक्य, ठीक है। अब बच्चों, आपके मन में जो है एक प्रश्न उठेगा कि मैम, क्या प्रधान उपवाक्य हमेशा आगे रहता है और आश्रित उपवाक्य हमेशा पीछे रहता है? नहीं, ये आपका गलत विचार है यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो। प्रधान उपवाक्य आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, ठीक है। आपको कैसे पहचानना है वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगी धीरे धीरे करके, ठीक है। एक ही बार बता दूंगी तो आपको चीज़ें समझ में फिर नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए, और दूसरा उदाहरण मैंने ले रखा है। राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं, राम ने कहा, ये हो जाएगा हमारा क्या? प्रधान। हम लड़ाई नहीं चाहते, तो हम लड़ाई नहीं चाहते, ये किसने कहा होगा? राम ने कहा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा, यदि हमें मालूम नहीं चलता कौन कहा, किसने कहा, तो उसका उत्तर कौन दे रहा है? राम ने कहा, ये उत्तर दे रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रधान उपवाक्य, ठीक है। और ये हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। उसी तरह देखिए यहाँ पर, संदीप ने देखा एक सांप रेंगता हुआ घास में छिप गया। यहाँ पर हुआ दो बार आ गया है। संदीप ने देखा कि एक सांप रेंगता हुआ घास में छिप गया। अब संदीप ने देखा, ये एक वाक्य हुआ। एक सांप रेंगता हुआ घास में छिप गया, ये दूसरा वाक्य हुआ। तो एक सांप रेंगता हुआ घास में छिप गया, ये किसने देखा होगा? या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसने बताई ये बात, है ना। तो इसका उत्तर क्या दे रहा है? कौन दे रहा है? ये संदीप ने कहा, देखा, ये वाक्य दे रहा है। तो ये हो जाएगा आपका प्रधान उपवाक्य। और दूसरा वाला हमारा हो जाएगा क्या?
आश्रित उपवाक्य। ठीक है, आगे अब आप लोग बोलेंगे कि मैम अभी तो आपने कहा कि फर्स्ट वाला जरूरी नहीं है, पहला वाला जो है हमेशा प्रधान होगा और अंतिम वाला हमेशा आश्रित होगा, पर आपने तो यहाँ पर एग्जाम्पल में दोनों में ही फर्स्ट वाला ही आपने प्रधान बताया है। जी हाँ, मैंने बताया है, पर आगे का जो एग्जाम्पल है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है अंतिम वाला भी आपका प्रधान उपवाक्य हो सकता है और फर्स्ट वाला आपका आश्रित उपवाक्य हो सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, ये है आश्रित उपवाक्य के भेद। वो था उपवाक्य के भेद। यदि आपको प्रश्न पूछा जाएगा उपवाक्य के कितने भेद है, तब आप दो बताएंगे। कौन कौन से? प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। अब यदि आपसे पूछा जाएगा कि आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, तब आपको बोलना पड़ेगा आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, उसमें से पहला जो है वो है संज्ञा उपवाक्य। हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, किसे कहते हैं? तो जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ हो, ठीक है, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। क्या बोल रहा है? जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा के स्थान पर, किसी संज्ञा, प्रधान उपवाक्य में जो संज्ञा शब्द है उसके स्थान पर यदि कोई कुछ प्रयोग किया गया है, कोई वर्ड प्रयोग किया गया है, तो वह हो जाएगा हमारा संज्ञा उपवाक्य। अब देखिए पहचानने का तरीका क्या है, याद रखेंगे कि ट्रिक वाइज, क्योंकि डेफिनेशन जो है बहुत कम पूछा जाता है। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, व क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है, ठीक है, विशेषण उपवाक्य क्या होता है, ये बहुत कम रेयर पूछा जाता है, आपको चुनने के लिए दिया जाता है ज़्यादा करके। ठीक है, तो आप ट्रिक याद रखेंगे कि जिस सेंटेंस में छोटी की लगी होगी, जिस सेंटेंस में जिसमें दो वाक्यों को जोड़ने का काम ये छोटी की करेगी, ठीक है, वह संज्ञा उपवाक्य होगा। जैसे देखिए, मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी ओर बढ़े जा रहे हैं। मैंने देखा कि, अब देखिए मैंने देखा ये आपका प्रधान उपवाक्य हो गया। ठीक है, अब इसके लिए क्या, कुछ लोग मेरी ओर, इसको जोड़ने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या हमारे सेंटेंस में की लगा हुआ है, क्या हमारे दो वाक्य को की जोड़ रहा है। तो यदि जोड़ रहा है तो वो संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दें। अच्छा ठीक है, यहाँ नहीं बताती हूँ, बाद में बताती हूँ, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यदि मैं यहाँ बता दूँगी तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि संज्ञा उपवाक्य का पहचानने का क्या तरीका है। डेफिनेशन आप यहाँ से याद कर सकते हैं, पर संज्ञा आपको मुख्य रूप से इतना याद रखना है कि जिस सेंटेंस में जिस किसी दो वाक्य को जोड़ने का काम छोटी की करेगी, वहाँ पर संज्ञा उपवाक्य होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य क्या होता है? तो क्या इसका डेफिनेशन है कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। अब यहाँ पर यह वही आदमी है, ये आपका प्रधान उपवाक्य हुआ। ठीक है, यह वही आदमी है, ये प्रधान हुआ। कल चोरी की थी, ये हो गया आपका आश्रित। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए आप मैच कीजिए। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर यह वही आदमी है, इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि कल चोरी की थी, ये बता रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे सेंटेंस जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विशेषण उपवाक्य। ठीक, अब यहाँ पर है, जैसे एक और है, जो मेहनत करता है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप जो पहले का क्वेश्चन था कि मैम आश्रित उपवाक्य कहाँ पर पहले होगा, कहाँ बाद में होगा, है ना, तो वो यहाँ पर आपको दूर मैं कर दूंगी। जैसे यहाँ पर देखिए, जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। तो उसे अवश्य सफलता मिलती है, ये आपका हो जाएगा प्रधान और ये हो जाएगा आपका आश्रित। अब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि प्रधान और आश्रित को चुनने का ट्रिक क्या है।
ध्यान से सभी सुनेंगे। तो इससे पहले संज्ञा उपवाक्य को जो पहचानने का ट्रिक था, क्या था? ये छोटी की थी ना। अच्छा, विशेषण उपवाक्य को पहचानने का ट्रिक क्या है? ये सारा जिसने, जिसे, जिससे, जिनको, जिनके लिए, जिस पर, जो, ये सारे शब्द आपके क्या है? विशेषण उपवाक्य को पहचानने के तरीके हैं। यदि कोई भी सेंटेंस में आपको ये सारे वर्ड देखने को मिल जाएंगे तो वहां पे हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। अब आपको वो ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप भी आसानी से मेरी तरह फटाफट से प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को चुन लेंगे। तो वो ट्रिक क्या है? तो वो ट्रिक ये है कि जो सेंटेंस की या ये सारे जो ट्रिक मैं बता रही हूँ, ठीक ना, पहचानने वाला विशेषण उपवाक्य को पहचानने का तरीका या संज्ञा उपवाक्य को पहचानने का जो तरीका है, जो वर्ड है, उस वर्ड से यदि शुरू हो रहा है जो सेंटेंस और जहां तक कंप्लीट हो रहा है वह आश्रित उपवाक्य होगा और जो बच जाएगा वो प्रधान होगा। ठीक है, याद रखेंगे क्या मैंने बोला? संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य को पहचानने वाले जो शब्द हैं उससे जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वह आपका हो जाएगा आश्रित और दूसरा जो बचा हुआ वाक्य रहेगा वह हो जाएगा आपका क्या? प्रधान। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पर मैंने फटाफट से एकदम मतलब बिना किसी हिचक के मैंने ये बता दिया। क्यों भाई? देखो यहाँ पर जो मेहनत करता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे विशेषण उपवाक्य को पहचानने के लिए क्या जो वर्ड है? हाँ, ये जो वर्ड है ना। तो जो मेहनत करता है ये एक सेंटेंस हो गया, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, और हमारा क्या बचा? उसे अवश्य सफलता मिलती है, ये हो जाएगा हमारा क्या? प्रधान उपवाक्य। याद रहेगा? एकदम बहुत आसान है। उसी तरह की से यदि जो सेंटेंस की लिखने के बाद, की के बाद जो भी सेंटेंस लिखा रहेगा वो हो जाएगा आपका क्या? आश्रित, और उसके पहले जो रहेगा वो रहेगा आपका क्या? प्रधान। ठीक है, अब डिपेंड करता है ये की जो है कहाँ लगा है, या आगे लगा है या बाद में लगा हुआ है। ओके, चलिए एक और हमारा अंतिम बचा है, वो है आश्रित उपवाक्य का अंतिम भाग जो है वो है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तीन है आश्रित उपवाक्य के, तीन भेद है। संज्ञा जिसकी पहचान है छोटी की, आपका विशेषण जिसकी पहचान है जो, जिसे, जिससे, जिसने। ठीक है, ये। अब तीसरा है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का परिभाषा क्या है थोड़ा देख ले। तो जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है, अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, प्रधान उपवाक्य के क्रिया की जो विशेषता बताए। और विशेषण उपवाक्य क्या था? तो प्रधान उपवाक्य के संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए वह हो जाता है विशेषण उपवाक्य। और क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है? जो प्रधान उपवाक्य के क्रिया की विशेषता बताए वह हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब आपको मालूम होगा क्रिया विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो कालवाचक क्रिया विशेषण का क्या होता है पहचानने का तरीका? कब का प्रश्न करने पर, क्रिया के साथ जब हम कब का प्रश्न करेंगे तब वो हो जाता है कालवाचक। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है, आप उदाहरण से समझे। जब तुम स्टेशन पर पहुंचे तब मैं घर से चला गया, से चला। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक बार फिर से पढ़ती हूँ, क्या बोल रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से सुने। जब तुम स्टेशन पर पहुंचे तब मैं घर से चला। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका प्रधान। ठीक है, घर से चला कब? जब तुम स्टेशन पर पहुंचे। तो घर से चला ये हुआ हमारा क्या? प्रधान उपवाक्य, ये प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, और इसमें घर से चला ये वर्ड जो है ये है क्रिया। अब इसका हम प्रश्न करेंगे, जब तुम स्टेशन पर पहुंचे, तो उसका उत्तर जब दिया जा रहा है। ठीक है, कब? जब। तो कब का क्रिया के साथ जब हम कब का प्रश्न करेंगे और उत्तर जब हमको मिलेगा तब वो हो जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण को ही पहचानने के तरीके यहाँ पर मैंने लिखे हैं, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। क्या है? ज्यों ही
जब आदि से आरंभ होने वाले वाक्य काल सूचक उपवाक्य कहलाते हैं। ज्यों ही और जब से शुरू होने वाले वाक्य, जैसे यहाँ पर जब से शुरू हुआ था, है ना, ये जब से। और देखिए नीचे है, ज्यों ही मैं स्कूल से बाहर आया खेल आरंभ हो गया। अब देखिए खेल आरंभ हो गया, ये हो गया प्रधान। और ज्यों ही मैं स्कूल से बाहर आया, क्योंकि ज्यों से स्टार्ट होने वाला क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा, तो ये आश्रित हो गया है। ठीक है, ओके। आगे स्थानवाचक, स्थानवाचक को पहचानने का, स्थान मतलब कहाँ, है ना, कहाँ का प्रश्न करेंगे। अब इसको पहचानने का तरीका क्या क्या है, कौन कौन सा वर्ड है, तो जहाँ, जिधर, जिस जगह। ठीक है, उससे प्रश्न, उससे वाक्य बना है, वह गोरा लड़का जहाँ खड़ा है वहाँ बड़ी धूप है। अब देखिए, वह गोरा लड़का जहाँ खड़ा है, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य। ठीक है, वहाँ बड़ी धूप है, वहाँ बड़ी धूप है, ये हो गया आपका प्रधान। बड़ी धूप है कहाँ, तो जहाँ वह लड़का खड़ा है ना। अब देखिए रीतिवाचक, रीतिवाचक को पहचानने का तरीका क्या है, तो जैसे, जिस तरह और जैसा, इससे शुरू होने वाला जो वाक्य है वो आपका हो जाएगा क्या, इससे शुरू होने वाला या मिडिल में कहीं भी वो लग सकता है, तो वो हो जाएगा आपका रीतिवाचक। जैसे बच्चे वैसे करते हैं जैसा उन्हें सिखाया जाता है, तो जैसा उन्हें सिखाया जाता है, ये हो गया आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब रीतिवाचक को पहचानने का क्या, कैसे, तो जैसा उन्हें सिखाया जाता है, कैसा, तो बच्चे वैसा करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, रीतिवाचक। ओके। अब है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक को पहचानने का तरीका क्या है, जितना, जितनी, जैसे जैसे, ये शब्द है परिमाणवाचक का। जैसे देखिए, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, ठीक है, धूप में खड़ा रहना कठिन हो जाएगा। अब धूप में खड़ा रहना कठिन हो जाएगा, ये हो गया आपका प्रधान उपवाक्य। ठीक है, धूप में खड़ा रहना कठिन हो जाएगा, ये हो गया आपका प्रधान उपवाक्य। खड़ा रहना कठिन हो जाएगा कब, ठीक है, तो हो जाएगा जैसे जैसे, है ना, तो ये हो गया आपका। अच्छा, इसी के साथ आगे थोड़ा सा और है, हेतु सूचक। हेतु सूचक क्या है, यदि, यद्यपि, ताकि, ये सारे शब्द से शुरू होने वाले जो वाक्य होंगे वो हो जाएंगे हेतु सूचक उपवाक्य। ठीक है, परिमाण था वो वाला, परिणाम लिख दिया गया था, पर वो है परिमाणवाचक, है ना। तो परिमाण जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे, तो जैसे जैसे, वैसे वैसे, जिससे इस तरह के जो वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य होंगे ना, वो हो जाएंगे आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, उपवाक्य। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी इससे जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न मैं दूंगी, या क्लासेस में मैं प्रश्न दूंगी, उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करोगे। ओके, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।